All are there in class? कौन कौन है क्लास में? मनीष, आदित्य, कृष्णा। अजल और न्यू टाइम टेबल तुम्हारा 1 तारीख से लागू होगा। 1 तारीख से न्यू टाइम टेबल स्टार्ट होने हैं, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं टाइमिंग के, और थोड़े बहुत जो है वो तुम्हारा शायद सब्जेक्ट टीचर भी चेंज हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। तो नए टाइम टेबल में बस ज्यादा किसी कोई टाइमिंग यही रहेगी तुम्हारी, बस सब्जेक्ट्स थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं बस। इसमें कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। ये टाइम टेबल 1 तारीख से तुमको फॉलो करने हैं। उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट से आगे पीछे होंगे, टाइमिंग यही रहेगा। प्री का मतलब अभी तक तो ये है कि उसमें तुम्हारा कोई क्लास नहीं होगा। उस टाइमिंग जो प्री लिखा हुआ है उस टाइम पे तुम्हारा कोई क्लास नहीं होगा। प्री मतलब उसमें कोई क्लास नहीं है, प्री पीरियड है वो। समझ में आ गया सबको? और किसी को कुछ पूछना है टाइम टेबल के बारे में? अब आ जाओ पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पॉवर्टी लाइन से स्टार्ट करना है आज हमको। पेज नंबर 31 पॉवर्टी लाइन। अभी तुमको और अपडेट मिल जाएगा, अपडेट करा दिया जाएगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को अगर कोई क्लासेस होंगी तो उसका तुमको अपडेट भेज दिया जाएगा। तो वल्नरेबिलिटी तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। A common method used to measure poverty is based on the income or consumption level. A person is considered poor if his or her income consumption level falls below the given minimum level necessary to fulfill the basic needs. पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति का एक कंजम्पशन लेवल होता है। कंजम्पशन लेवल का मतलब ये होता है कि उसके कुछ नीड्स होते हैं जिसके हिसाब से उसका एक खर्चा होता है। तो मान लो वो अपने फूड क्लॉथ एंड शेल्टर जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी अगर वो पूरा नहीं कर पाता या उतना भी वो अर्न नहीं कर पाता, तो उसमें इसका मतलब वो पॉवर्टी लाइन में है। मान लो मेरी बेसिक नीड 5,000 की है, यानी 5,000 में मेरे खाने पीने का और जो है बेसिक खर्चा निकलता है, और अगर मैं 5,000 भी अर्न नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पॉवर्टी लाइन के नीचे हूँ। तो ऐसे लोग जो अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते या अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को अर्न करना जितना भी वो नहीं कमा पाते, तो उसको पॉवर्टी लाइन में कंसीडर किया जाता है। Now, poverty line may vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and is accepted minimum social norm. For example, a person not having a car in the United States may be considered poor. In India, owning of a car is still considered a luxury. अब ये जो poverty line है, ये अलग अलग कंट्री के लेवल पे डिपेंड करता है। अलग अलग कंट्री के लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि इंडिया में
कार को एक लग्जरी आइटम मानते हैं। यानी अगर किसी के पास कार है तो मानते हैं कि वो एक अच्छा थोड़ा समृद्ध परिवार से है, यानी एक स्टेटस वाली इश्यू हो जाती है। वहीं अमेरिका में अगर किसी के पास कार नहीं है तो वो एक गरीब आदमी कंसीडर किया जाता है। तो में जो यूएसए में जो कार है वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब यूएसए में कार एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यूएसए में अगर किसी के पास कार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो पुअर है। वहीं पर इंडिया में कार का कोई इश्यू नहीं है, यहाँ तो बाइक का भी इश्यू नहीं है, कार तो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब जो है कि इंडिया की जो इनकम लेवल है वो यूएसए के कंपेयर में बहुत ही कम है। तो इसीलिए जो है इंडिया में तो जो बाइक कार बहुत बड़ी बात है, यहाँ बाइक भी अगर किसी के पास नहीं है तो भी वो गरीब कंसीडर नहीं होता। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirements are determined for subsistence. अब इंडिया की बात करें, इंडिया में जिसको खाने को दोनों टाइम रोटी है, पहनने को कपड़ा है, घर में लाइट है और दवाई के लिए पैसे हैं, तो उसके पास उसको पूर नहीं माना जाता। यानी बेसिक एमिनिटीज, जिसके पास दो टाइम खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, उसी को हम यहाँ पर जो है गरीब मानते हैं। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. Food items such as cereals, pulses, vegetables, milk, oil, sugar, etc. together these needed calories. The calorie needs vary depending on age, sex and the type of work that a person accepts. The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas are considered to be higher than in urban areas. The monetary expenditure per capita needed for buying this calorie requirement in terms of food grains, etc. is revised periodically taking into the consideration the rise of prices. अब यहाँ पर पोवर्टी लाइन को किस तरीके से मेजर करते हैं? इंडिया में पोवर्टी लाइन को कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेजर करते हैं। जैसे कि कैलोरी रिक्वायरमेंट मतलब आटा, दाल, चावल, दूध। तो एक व्यक्ति को जो इंडिया में मानते हैं कि अगर वो रूरल एरिया का है, ग्रामीण व्यक्ति है, तो उसको 2400 कैलोरी चाहिए खाने के हिसाब से। अगर वो अर्बन एरिया में रहता है, शहर में रहता है, तो उसको 2100 कैलोरी चाहिए खाने के हिसाब से। रूरल में क्यों ज्यादा कैलोरी काउंट किया जाता है? कि ऐसा माना जाता है कि रूरल में जो लोग हैं वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज यानी ऐसे वर्क में एंगेज होते हैं जिसमें फिजिकली जो है बहुत ज्यादा लेबर करना पड़ता है। वहीं पर शहरों में माना जाता है कि जो फिजिकल लेबर होता है वो उतना नहीं होता जितना गांव में होता है। इसीलिए शहरी व्यक्ति के लिए जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है पर डे की, वो तुम्हारा 2100 कैलोरी है। वहीं पर रूरल व्यक्ति की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है एक दिन की, वो 2400 कैलोरी है। अब इस कैलोरी को फूड प्राइसेस के हिसाब से कंपेयर किया जाता है कि कितना पैसा खर्च होगा, पेज नंबर 32, और उसी के हिसाब से जो है कैलकुलेशन की जाती है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस फॉर द ईयर 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas, at 1000 for urban areas. Despite low calorie requirement, the higher amount of urban areas have been fixed because of high prices of many essential products in urban centers. अब गवर्नमेंट के हिसाब से 2011 और 12 यानी आज से 10 साल पहले के उन्होंने गवर्नमेंट ने ये आंकड़ा निकाला था कि ग्रामीण एरिया में जो है, जो व्यक्ति महीने के 816 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। जो 816 के नीचे है वो गरीब व्यक्ति है। उसी तरह शहर में जो 1000 रुपए कमाता है वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। जो 1000 से कम कमाता है वो पॉवर्टी लाइन में है।
अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब ग्रामीण में हम 2400 कैलोरी रिक्वायरमेंट काउंट करते हैं और अर्बन में हम 2100 कैलोरी काउंट करते हैं, तो अर्बन का इनकम लेवल 1000 और रूरल का 816 क्यों रखा गया है? उसका रीजन ये है कि अर्बन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जिसमें अर्बन में माना जाता है तो खर्च ज्यादा होता है, चीजें महंगी ज्यादा होती है रूरल के कंपेयर में। इसीलिए अर्बन एरिया का जो मनी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा ज्यादा रखा गया है। तो ये गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी है 2011 और 12 के हिसाब से। इन दिस वे, इन द ईयर 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 4080 per month will be below the poverty line. उसी तरीके से अगर एक फैमिली में 5 मेंबर हैं और उनकी इनकम अगर 4080 रुपए से कम है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। वहीं पर अर्बन एरिया में अगर एक फैमिली है और उसकी 5000 रुपए इनकम है तो वो गरीब नहीं है। अगर वो 5000 रुपए से नीचे कमाता है महीने का तो वो फिर गरीबी रेखा में आता है। The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years, by conducting sample surveys. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization (NSSO). और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी होती है तुम्हारी NSSO के द्वारा। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी लाइन के मेजर्स को काउंट करती है। However, for making comparisons between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line, minimum availability of the equivalent of $190 per person per day. वहीं पर अगर कंट्री के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड मंथली इनकम इन मंथली सैलरी, वर्ल्ड बैंक का एक अलग कैटेगरी है। वर्ल्ड बैंक का जो कैटेगरी है कंट्री के हिसाब से वो करती है। उसका मानना है जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्ट्रेटेजी ये है, जो व्यक्ति $1.9 से कम कमाती है एक दिन में वो गरीब है। तो $1.9 2011 की अगर बात करें तो मान लो करीबन 70 और 30 100 रुपए, करीब करीब 100 रुपए जो से कम जो कमाता है वो गरीब है, यानी महीने के 3000। जहां पर हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो महीने के 1000 रुपए से कम कमाता है एक पर्सन के हिसाब से वो गरीब है। लेकिन वर्ल्ड बैंक कहती है कि जो 3000 से नीचे कमाता है पुअर है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैम। सर, नो हिंदी क्लास टुडे। ओके मैम। सर, नो संस्कृत क्लास and no Hindi class, so after this period the kids are free. ओके मैम। Okay, thank you sir. It's all right ma'am, I will announce it. टुडे आज एसएसटी के बाद तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, आज हिंदी क्लास भी नहीं है तुम्हारी और संस्कृत क्लास भी नहीं है, तो आज सिर्फ एक ही क्लास है तुम्हारा, एसएसटी का क्लास है। पोवर्टी एस्टिमेट्स। नाउ पोवर्टी एस्टिमेट्स क्या है? ये तो रहा पोवर्टी लाइन का फिगर। अब पोवर्टी एस्टिमेट्स का फिगर कैसे निकालते हैं? It is clear from table 3.1 that there is substantial decline in poverty ratios in India from about 45% in 1993-94 to 37.2% in 2004-2005. The proportion of below poverty line further came down to about 22% in 2011-12. If the trend continues, people below poverty line may come down to less than 20% in next few years. Although the percentage of people living under poverty declined in earlier 2 decades, the number of poor declined from 407 million in 2004 to 270 million in 2011, with an average annual decline of 2.2 percent point during 2004 to 2011-12. ये जो पॉवर्टी लाइन की एस्टिमेशन की गई है, ये पॉवर्टी लाइन की जो एस्टिमेशन है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। कम होती जा रही है यानी गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाए, यानी गरीबी जो है वो कम होती जाए। तो ये फिगर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम देखें 1973 से 93 के बीच में
जहां पर 407 मिलियन गरीब लोग थे, 2004-5 में वो घटकर 270 मिलियन हो गए। तो इस तरीके से जो है ये परसेंटेज कम होते जा रहा है, यानी गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है कि पॉवर्टी लाइन को जो है वो कम किया जाए और जो है पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे जो है वो घटते चले जाए। अब हम आते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स कौन है? The proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories in India. Social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribes household. Similarly, among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agricultural labor household and the urban casual labor household. Graph shows the percentage of poor people in all these groups, although the average for below poverty line for all groups in India in 22, 43 out of 100 people belonging to scheduled types are not able to meet their basic needs. Similarly, 34% of casual laborers in urban areas are below poverty line. About 34% of casual labor farm and 29% of scheduled caste are also poor. The double disadvantage of being a landless casual wage labor household in the socially disadvantaged social group of the scheduled caste or scheduled tribe, the population highlights the seriousness of the problem. Some recent studies have shown that except for the scheduled tribe households, all the other three groups, scheduled caste, rural agriculture labor and urban casual labor household, have seen a decline in poverty in 1990s. Vulnerable groups वो ग्रुप्स हैं जिनकी स्थिति सबसे खराब मानी जाती है, यानी बहुत ज्यादा गरीबी जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में माना जाता है। अब गवर्नमेंट जो है वो मानती है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ग्रुप्स है, जिनको हम दलित कहते हैं, भनगी दलित ग्रुप्स, इनमें ज्यादातर जो है वो पॉवर्टी या उनकी सिचुएशन वल्नरेबल है, यानी स्थिति बहुत खराब है। इसके अलावा जो है अर्बन एरियाज में जो कैजुअल लेबर्स है, जो बैलदारी कर रहे हैं, ठेकेदार के अंदर मजदूरी कर रहे हैं, घरों में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, बाईजी का काम कर रहे हैं, ये जो ग्रुप है ये बहुत वल्नरेबल क्लास में है। इनका माना जा रहा है कि पर्टिकुलरली ये जो ग्रुप है ये जो है ज्यादा ये लोग पुअर है। तो ये वल्नरेबल ग्रुप में इसीलिए इसको कैटेगराइज किया जाता है ताकि गवर्नमेंट जो है इस ग्रुप पे स्पेशली ध्यान दे, ज्यादातर इस ग्रुप पे स्पेशली ध्यान दे, ताकि इस ग्रुप में से जो पूर्व लोगों की नंबर्स है वो धीरे धीरे करके इसको जहां तक पॉसिबल हो कम किया जाए। तो इस तरीके से जो है इनको वल्नरेबल ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। Apart from these social groups, there is also inequality of incomes within a family. In poor families, all suffer, but some suffer more than others. In some cases, women, elderly people, and female infants are denied equal access to resources available to the family. अब इसमें डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम है, ये तो पूरे भारतवर्ष में है कि कोई व्यक्ति इतना कमा रहा है तो उसकी कोई हद नहीं। अभी जैसे मुकेश अंबानी है, वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। वर्ल्ड में जो है अभी 3rd रिचेस्ट पर्सन जो है वो मुकेश अंबानी है। तो ये दिखा रहा है कि ऐसा बात नहीं कि इंडिया के लोग गरीब हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 टाइम प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, गरीबी से भूखमरी से लोग बढ़ रहे हैं, बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का इलाज कराने को पैसा नहीं, दवाई खाने को पैसा नहीं। तो इस तरीके के वल्नरेबल सिचुएशंस में चल रहे हैं। तो इस तरीके से दिखा रहा है कि इंडिया में डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम है। कोई व्यक्ति इतना कमा रहा है तो उसकी कमाई की कोई हद नहीं, और कोई व्यक्ति को जो है 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। अच्छा, फैमिली में भी एक डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम को लेकर थोड़ी सी फीलिंग्स हो जाती है। मान लो जो घर में कमाने वाला व्यक्ति है उस पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है उसके खाने पीने पर। ऐसा अक्सर होता है, नहीं कहूंगा हर फैमिलीज में होता है, पर होता है। अब उसमें जो विमेन्स हैं उनके हेल्थ या उनके खाने पीने पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से जो है जो थोड़ी सी जो है डिस्पैरिटी जो है इनकम के हिसाब से फैमिलीज में भी होती है, कई फैमिलीज में होती है, कई में नहीं भी होती। तो इस तरीके का जो है इश्यूज रहता है डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम को लेकर।
अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दिया है, स्टोरी ऑफ शिवरमन. Shivraman lives in a small village near Karur town in Tamil Nadu. Karur is famous for its handloom and powerloom fabrics. There are 100 families in the village. Shivraman and Arunathayar by caste, yani cobbler, by caste now works as an agriculture labor for rupees 160 per day. But that's only for 5 to 6 months in a year. At other times, he does odd jobs in the towns. His wife, Sasisekala, too works for him, but she can really find work these days. And even she does, she is paid rupees 100 per day for the same work that Shivraman does. There are 8 members in the family. Shivraman's 65 years old widow mother is ill and needs to be helped with her daily chores. He has a 25-year-old unmarried sister and 4 children aged 1 year to 16 years. 3 of them are girls, the youngest is a son. None of the girls go to school. Buying books and other things for school-going girls is luxury he cannot afford. Although he has to get them married at some point of time, so he doesn't want to spend on their education now. His mother has lost interest in life and is just waiting to die someday. His sister and elder daughter take care of the household. Shivraman plans to send his son to school when he comes of age. His unmarried sister does not get along with his wife. Sasikala finds her a burden, but Shivraman can't find a suitable groom due to lack of money. Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Shivraman manages to buy milk once in a while, but only for his son.